Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. Finally, a last session of Partnership Accounting. आज के हमारे इस सेशन के साथ जिसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टडी करेंगे जो कि अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और आज के इस सेशन के साथ ही हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो देखने में ही अभी तक हमने जितने भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस किए थे, हमें उनमें बैलेंस शीट नाम की एक चीज दिखती थी, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है वो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आपको बैलेंस शीट ना गिवन हो तो उस केस में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से होगा डिसोल्यूशन के केस में। तो आइए जल्दी से पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 6.100 पर अवेलेबल है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, A and B, who were in partnership sharing profits and losses in the proportions of 4/7 and 3/7 respectively, decided to dissolve the firm as on 31st March 2018. तो आपको दो पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और किस तारीख को उन्होंने फर्म को बंद करने के बारे में सोच लिया वो भी बता दिया है। अब देखिए आगे आपको क्या बता रहे हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमारे पास ए की कैपिटल थी, हमारे पास बी की कैपिटल थी, हमारे पास क्रेडिटर्स थे और कैश था। यही लिखा हुआ है ना आपके पास। अब आपको पता है कि कौन सी चीज बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पर शो होनी चाहिए और कौन सी एसेट साइड पर शो होनी चाहिए। आगे देखो, आगे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चल रहा है। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड। अब देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, एसेट नाम बस देखा और जल्दी से उसे लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एसेट्स को बेचने पर मिलने वाली वैल्यू बता रखी है आपको। और आगे क्या बता रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन बता रहे हैं। ए और बी दोनों ही सॉल्वेंट है, मतलब किसी को भी बैंकरप्सी की सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ रही है, दिवालिया नहीं निकल रहा है, दोनों के दोनों ही सॉल्वेंट हैं। हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर में बैलेंस शीट नहीं सुना था ना, लेकिन अब हमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा कि जिन एसेट्स को यहाँ पर रियलाइज किया गया है एक्चुअली उन एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी, क्योंकि हमें यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन में एसेट्स का जिक्र नहीं हुआ है। तो एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसे जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन की बैलेंस शीट भी बोला जा सकता है। उसके बाद हमने नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि बुक्स को क्लोज किया जा सके। फाइनल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश शो करना है, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आंसर भी जरूर नोट कीजिए, हिंट जरूर देखिए ताकि हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। देखिए, हमने बैलेंस शीट बनानी है। हमें लायबिलिटीज साइड पर ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो कि हमने कुछ इस तरह से उतार ली। फिर उसके बाद देखो, आपको एसेट साइड पर कैश अवेलेबल था तो हमने कैश लिख लिया। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के बराबर हमेशा आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप टोटलिंग करोगे और कैश में से जब यहां माइनस कर दोगे, मतलब कैश, तो आपके पास सन्ड्री डेटर्स एसेट्स जो हैं वो एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएंगे, मतलब आपके पास एसेट्स की बुक वैल्यू निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट जैसा हमने सीखा है, बस अब कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, सारे के सारे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे जैसा कि हमने डिसोल्यूशन में समझे हैं। तो आपने क्या किया, ये एसेट्स को यहां उतार लिया, क्रॉस ही उतारते होते हैं ना हम,
कि एसेट्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में इधर होते हैं, हम क्रॉस रियलाइजेशन में इधर उतार लेते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हम सेल कर सकते हैं, सॉरी हम जिनकी लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट करनी है उनको हम क्रॉस यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ऐसा करने के बाद रेस्ट हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहा हुआ था कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की है और एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन थे। अब देखो एक और अच्छी बात, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था कि क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। हमें क्या लाइन गिवन थी? हमें सिर्फ ये लाइन गिवन थी कि एक तो एसेट्स की रियलाइजेशन हुई है और एक एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन है। तो आपको ये बताया गया है कि लाइबिलिटीज के बारे में अगर ना भी कहा हुआ हो तब भी इन्हें पे करना ही करना है। तो इसीलिए जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया है तो डेबिट साइड पर दोनों की पेमेंट कर दी गई है, एक तो एक्सपेंसेस और दूसरे क्रेडिटर्स। अब अगर हम बात करें एसेट्स की रियलाइजेशन की, तो वो जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंगली ही बाय कैश यहां पर लिख दिया है। उसके बाद जब फिर से बैलेंसिंग की तो पता चला लॉस निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, जिसे ए और बी में 4/7 और 3/7 जो कि गिवन रेशो थी उसके अकॉर्डिंगली बांट दिया जाएगा। कैसे बांटते होते हैं आपको बहुत बार बताया हुआ है कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट कर दो तो वो ए का शेयर निकल आएगा, 3/7 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट कर दो तो वो बी का शेयर निकल आएगा। उसके बाद देखिए हम क्या बनाते हैं, हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर में समझा है पहले रियलाइजेशन फिर पार्टनर का लोन। अब इसमें पार्टनर के लोन वाला तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम सीधा उसे स्किप कर कर किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम देखें तो देखो हमें पता है हमें बैलेंसेस गिवन थे ए और बी के, तो हमने वो बैलेंसेस उतार लिए। हमें पता है कि वो क्रेडिट साइड पर गिवन थे तो क्रेडिट साइड पर ही उतरेंगे। फिर रियलाइजेशन का यहां पर लॉस जो निकला था वो यहां पर आ जाएगा। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए की जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर डेबिट साइड पर निकल रही है, मतलब पेमेंट की जाएगी ए को, लेकिन बी की जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पर निकल रही थी, मतलब कि बी कैश लेकर आएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास सिर्फ कैश का अकाउंट बचा है। देखिए कैश अकाउंट में क्या होगा, हमारे पास बैलेंस गिवन था तो वो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार लिया। जितना कैश एसेट्स की फॉर्म में हमें रियलाइज हुआ है वो आपको पता है, यहाँ पर टू एसेट्स नहीं लिखना है। आपको बहुत बार बता दिया कि वो तो क्लोज हो चुके हैं जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था, तो अब जो कुछ भी होता है वो रियलाइजेशन के थ्रू है। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा हुआ आएगा। आप ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड लिख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस की पेमेंट की है उसे बाय रियलाइजेशन की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। देन उसके बाद आपके पास क्या बचता है, ए को जितनी पेमेंट की है वो क्रेडिट साइड पर और बी जितना कैश इन लेकर आया है वो डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है, वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका हिंट आपको यहां पर भी दिख रहा है कि अब हम पेज नंबर 6.101 पर क्वेश्चन नंबर 23 रीड आउट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स आपको बता रखे हैं। 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 4, 3 एंड 2 आपको बता रखी है। कैपिटल्स इन्होंने कितनी लगाई थी, 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब आपको क्या बता रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब एक साल बाद ही है, कितनी है। आपको ऑफिस फर्नीचर्स बता रखे हैं और ये भी लिखा हुआ है कि इस डेट को उन्होंने डिसाइड कर लिया है वाइंड अप करने के लिए, मतलब अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करने के बारे में उन्होंने सोच लिया है। आपको ऑफिस फर्नीचर्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है और ध्यान दो ये सारी इन्फॉर्मेशन एसेट साइड वाली है। फिर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको बता रखे हैं और बिल्स पेएबल बता रखे हैं, ये दोनों लाइबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन है। अब याद रखना कैपिटल ऊपर बताई थी
और कुछ आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आपको यहां बता रखी हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। एक्स ने एग्री किया है कि स्टॉक इन ट्रेड को वो टेक ओवर कर लेगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। और उसने ये कहा कि मैं बिल्स पेबल की पेमेंट कर दूंगा। मतलब एक तो उसने एसेट टेक ओवर की है, दूसरी साइड पर उसने बिल्स पेबल को पे ऑफ करने का जिम्मा उठाया है। वाई जो है उसने बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स, तो उसने डेटर्स लिए हैं 20% डिस्काउंट पर लिए हैं, और दूसरी साइड पर उसने कहा है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट मैं कर दूंगा। देन उसके बाद क्या है जी, जेड ने बिल्स रिसीवेबल ले लिया है और ऑफिस फर्नीचर भी ले लिया है आफ्टर चार्जिंग दी डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। अब आपको क्या बता रहे हैं, 5% का इंटरेस्ट होगा जो कि हर पार्टनर को कैपिटल के बेसिस का मिलना चाहिए। अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट, मतलब सिंपल सी बात कि जैसा हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंगली हमने एडजस्टमेंट देनी है। तो आइए सबसे पहले हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट चेक करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर जो आंसर्स के हिंट हैं वो शो करूंगी। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि आपको इस क्वेश्चन में देखो ऑफिस फर्नीचर या फिक्सचर, इसका मतलब एक फिक्स्ड एसेट आपको बता रखी है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक इन ट्रेड ये सारे के सारे करंट एसेट्स थे जो कि आपको बता रखे हैं। अगर कैश होता तो आपको कैश यहां पर इन्हीं करंट एसेट्स के साथ या क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम कैश लिखा हुआ होता, मतलब कैश का एक हिंट दिया हुआ होता। लेकिन आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में कैश का कोई भी हिंट नहीं दिखा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर निकली है, क्यों निकली है वो देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और जब कैपिटल्स को टोटल कर लिया और यहां पर ये एसेट्स को माइनस कर दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर इधर एसेट्स वाली साइड पर ही निकली है। अब ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि हमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी और कैश का कोई जिक्र नहीं था, तो आपने अपनी मर्जी से कैश को बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है। यहां पर अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो निकलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस विच इज अ लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो मुझे उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब हम इस एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, हिंट देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन को आगे मूव ऑन करेंगे, कैरी ऑन करते हैं। अब देखो बहुत ही सीधी सी बात, वैसे तो आपको यहां पर क्वेश्चन में नीचे ये हिंट में दे रखा है आंसर के बाद में, लेकिन हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। देखो हमने जब बेसिक फंडामेंटल वाले कंसेप्ट्स किए थे पार्टनरशिप के, तो हमने ये पॉइंट समझा था कि अगर लॉस हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता अनलेस अदरवाइज कोई और अगर हमें एक्सेप्शन क्वेश्चन में गिवन हो। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना नॉर्मली लिखा हुआ है, और नॉर्मली ये 5% का जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो तब दिया जाता अगर प्रॉफिट का केस होता। लेकिन बैलेंस शीट में हमें पता चला कि हमारे पास ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 15,000 जो कि हमने यही कैलकुलेट किया था ये निकला, जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आगे फर्दर हमें पॉइंट्स बता रखे हैं क्या यही कैलकुलेशंस हमारी होती हैं या नहीं। देखिए सबसे पहले हम अब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो जितनी एसेट्स हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर अपीयर हो रही थी वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बट जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं आता है। तो इसलिए इसके अलावा जो बाकी के एसेट्स थे वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिए।
बिल्कुल इसी तरीके से दो ऐसी लाइबिलिटीज थी जिन्हें बाहर वालों को हमने पे करना है, तो वो दोनों हमने यहां रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा काम आगे चल रहा है। हमें ये गिवन था कि एक्स ने 10% लेस स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। अब स्टॉक है कितना 45,000, तो 10% लेस कर दो 40,500। बिल्कुल इसी तरीके से देखो एक्स ने कहा था कि मैं लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर लूंगा, तो लाइबिलिटी ऐसे सेटल होती है ना, क्रॉस एसेट्स इस तरह से सेटल होते हैं, तो इसीलिए एसेट्स को सेटल करने के लिए तो मैंने बाय एक्स कैपिटल लिख दिया। लेकिन जब यही एक्स लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो वो, क्योंकि लाइबिलिटी की सेटलमेंट इस तरह से क्रॉस होगी, तो हम 2x कैपिटल यहां पर लिखेंगे। ब्रैकेट में शो कर दिया है कि ये बिल्स पेबल की पेमेंट कर रहा है। आगे देखो, आगे हमने पढ़ा था कि y जो है वो डेटर्स बुक डेट्स को लेगा 20% लेस, तो बुक डेट्स में से 20% लेस कर दो। 28,000 का 20% 5,600 लेस कर दिया और बाकी यहां पर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से y ने कहा था कि मैं क्रेडिटर्स भी लूंगा, टेक ओवर करूंगा, तो क्रेडिटर्स उसे यहां पर पे कर दिए। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हमने, वो अपने आप उसकी पेमेंट करेगा। Z के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गिवन था कि उसने बिल्स रिसीवेबल को एक गिवन अमाउंट हमें गिवन थी ये क्वेश्चन में कि 4877 के हिसाब से वो टेक ओवर करेगा बिल्स रिसीवेबल को, तो वो अमाउंट हमने ली यहां पर। प्लस हमें गिवन था कि वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर फर्नीचर को लेगा, और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि फर्नीचर हमने इतने टाइम पीरियड के पर खरीदा हो, 6 महीने हुए हो या 7 महीने हुए हो, तो हम सीधी सी बात फर्नीचर पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ये +1 वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जितने महीने यूज किया है उतने महीनों के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नहीं गिवन तो पूरे साल का कर दो। तो 10% चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आई वो यहां लिखी और टोटल बाहर लिख दिया। तो देखो सब सेटलमेंट हो गई। तो अब प्लस माइनस कीजिए और पता लगाइए कि आपके पास क्या निकल रहा है। आपके पास लॉस निकल रहा था रियलाइजेशन का, जिसे एक्स, वाई और जेड में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट दिया गया है। ठीक है, अब क्या बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लेना है। हमें बैलेंस गिवन थे एक्स वाई जेड के, तो 30, 20 एंड 10,000 के हिसाब से हमने वो बैलेंस लिख लिया। फिर उसके बाद देखो यहां पर अब ये है कि उस एक्यूमुलेटेड लॉस जो कि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, उसे यहां पर बांट दिया जाएगा एक्स, वाई और जेड में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद देखिए अब जो पोस्टिंग्स होंगी वो जिस पार्टनर ने जो एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर की थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। देखो जब हमने रियलाइजेशन बनाया था तो हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पोस्ट की थी कि जिसने जितने की एसेट टेक ओवर की है वो यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखा था। क्यों? क्योंकि जब रियलाइजेशन बनाना शुरू किया तो एसेट्स डेबिट पर उतरे, फिर क्रॉस सेटल हुए। ठीक है, अब अगर क्रॉस में सेटलमेंट हुई थी तो यहां फिर से क्रॉस, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, अब फिर से पार्टनर्स की डेबिट साइड पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन, एसेट नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू ही सेटलमेंट हो रही है। और जिस पार्टनर ने जितनी एसेट खरीदी है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर पोस्टिंग कर दी जाएगी। फिर देखो बिल्कुल वही लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि लायबिलिटीज जब रियलाइजेशन में उतारी थी तो क्रेडिट में उतरी थी, क्रॉस सेटल हुई हैं तो अब फिर से क्रॉस, क्योंकि यही होता है ना कि एक के डेबिट में आया है तो दूसरे की क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। तो ऐसा ही कंसेप्ट हमने यहां पर फॉलो करना है जैसा आप +1 में लेजर अकाउंट्स की फॉर्म में सीख कर आए थे। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा और एक्स ने जितनी लायबिलिटी और वाई ने जितनी लायबिलिटी टेक ओवर की थी वो यहां पर पोस्ट कर दी जाएगी। इतना करने के बाद एक रियलाइजेशन का लॉस अभी भी रहता था तो उसे भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब फिर से लॉस इधर निकला था ना तो क्रॉस उतार दो, यहां पर लिखा रहा है। ठीक है, अब हमने फाइनल सेटलमेंट देखनी है, जिसको देखा तो पता चला कि एक्स और जेड
कैश लेकर आएंगे और Y को हम पेमेंट करेंगे। एंड में हम कैश अकाउंट बनाएंगे। बनाया तो पता चला कि कैश तो हमारे पास था ही नहीं, तो कैश का कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पार्टनर्स की ही सेटलमेंट हो रही है कि एक पार्टनर को पे किया जा रहा है और दो पार्टनर्स पैसे लेकर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये कैश अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से आपको पार्टनरशिप के सारी की सारी पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।